सो वेलकम ऑल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशंस का कि डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, और चैप्टर के आगे पार्ट में हम बात करेंगे 3 एप्लीकेशंस का डायमेंशनल इक्वेशन का। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एसआई सिस्टम की थी, इन्हीं को हमने कहा है दीज आर दी 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड दैट वी लिव इन। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें कितने डायमेंशंस है? 7। कौन से 7 डायमेंशंस? जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने एसआई सिस्टम में डिफाइन कर रखी है। डायमेंशंस को हमेशा ही आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख के रिप्रेजेंट करोगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ उस क्वांटिटी के डायमेंशंस की बात कर रहे होंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हमने एसआई सिस्टम में सीखी थी वो कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर मुझे लेंथ का डायमेंशन लिखना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल लिखूंगा, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए कैपिटल के या फिर थीटा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप कैपिटल ए यूज़ करोगे, इंटेंसिटी के लिए कैंडेला का सी डी या फिर कैपिटल आई यूज़ कर जाओगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल या फिर कैपिटल एन यूज़ करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो लेट से हमारे पास एक ऐसा ये क्यूब है। ठीक है, कोई मुझसे कहता है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक बार इसका लेंथ मेजर करेंगे, एक बार इसका विड्थ मेजर करेंगे और एक बार इसका हाइट मेजर करेंगे, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिखेंगे इट इज़ गिवन एज L इंटू बी इंटू एच। तो अब जब बेसिकली हमने जब L मेजर किया तो हमने किया क्या? ये L मेजर करने के लिए हमने इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज़ की होगी या कौन सी क्वांटिटी मेजर की होगी? ऑब्वियसली लेंथ। तो स्मॉल l का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल L। जब मुझे विड्थ मेजर करना था तब भी मैंने कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ किया होगा? ऑब्वियसली अगेन लेंथ। जब मुझे हाइट मेजर करना था तब भी मैंने लेंथ ही मेजर किया। तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा वॉल्यूम का डायमेंशन है, ठीक है, वॉल्यूम का अगर मुझे डायमेंशन लिखना है तो वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन था L, विड्थ का डायमेंशन था L और हाइट का डायमेंशन भी था L। तो बेसिकली हमने L को कितनी बार यूज़ किया? 3 बार। तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम हैज़ 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ठीक, अगर मान लो मुझे एरिया मेजर करना है, ठीक, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी लिख सकते हैं। अब L मेजर करने के लिए हम कौन सी क्वांटिटी मेजर करेंगे? लेंथ। विड्थ मेजर करने के लिए क्या मेजर करेंगे? L। तो अब एरिया का डायमेंशन जब मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? L इंटू ये L, कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ? L का पावर 2। तो हम बोलेंगे एरिया हैज़ 2 डायमेंशंस ऑफ कौन सा क्वांटिटी? लेंथ। मान लो आपसे कोई कहता है कि स्पीड का डायमेंशन बताओ, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस जब मेजर करना है तो हम कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करेंगे इनमें से? ऑब्वियसली L। टाइम जब मेजर करना है तो हम कैपिटल T मेजर करेंगे। तो स्पीड का डायमेंशन जब कोई मुझसे पूछेगा तो डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा ऊपर में L, डायमेंशन की बात कर रहे तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। टाइम का डायमेंशन जब लिखना है तब हम नीचे लिखेंगे T। इस T को ऊपर लेके जाएंगे तो हम कंबाइन करके लिख सकते हैं LT माइनस 1। ये हो जाएगा डायमेंशन स्पीड का। तो हम बोलेंगे स्पीड हैज़ 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड माइनस 1 डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक, वॉल्यूम हैज़ 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ, area has 2 dimensions of length, speed has 1 dimension of length minus 1 dimension of t। तो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर में कौन सा नंबर लगाया वही हो जाएगा उसका डायमेंशन। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डायमेंशन को डिफाइन करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन करेंगे और डायमेंशनल इक्वेशन डिफाइन करेंगे। उसके नेक्स्ट स्लाइड में 16 क्वांटिटीज़ हैं, उनका हम डायमेंशन लिख के बताएंगे आपको। ठीक है, सो मूविंग ऑन, डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। पावर्स का मतलब ये एक्सपोनेंट जो ऊपर में नंबर आपने लगाया है, टू विच ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड। किस लिए? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर में कौन सा नंबर लगाएं, वही नंबर कहलाएगा उसका डायमेंशन।
अब ऐसा कोई फॉर्मूला जो आपको ये बता दे कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए और कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को हम कहते हैं कि इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब लेफ्ट साइड में अगर हमने फिजिकल क्वांटिटी लिख दिया है और राइट साइड में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, तो उस चीज को हम बोलेंगे दैट इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मैं रीड कर देता हूं एक बार। डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स या एक्सपोनेंट्स टू विच all the fundamental quantities are to be raised in order to obtain the desired physical quantity. The formula which tells which fundamental quantities and how many fundamental quantities are needed to completely represent any physical quantity is called the dimensional formula of that physical quantity. When any physical quantity is equated to its dimensional formula, it is called the dimensional equation of that physical quantity. आपको dimensional equation लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी स्पीड। अभी जस्ट 2 स्लाइड पीछे हमने देखा था कि स्पीड का डायमेंशन कितना आया था। स्पीड का डायमेंशन था l का पावर 1 t का पावर -1। तो ये l का पावर 1 t का पावर -1 ये है डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का। अब लेफ्ट साइड में मैं स्पीड लिख दूं, राइट साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला रख दूं, तो ये कंप्लीट v इज इक्वल टू ब्रैकेट में lt -1, इसको बोलेंगे ये स्पीड का डायमेंशनल इक्वेशन है। फोर्स का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये डायमेंशनल इक्वेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन आपको नींद में भी याद होना चाहिए, दैट इज फोर्स। अब यहां पे हमारे पास 16 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनका हमें डायमेंशनल इक्वेशन लिखने आना चाहिए। एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्ट्रेस, चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दोनों में फर्क है। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहे, थर्मल रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। इंपल्स, टॉर्क और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये सब किसी का भी आपको फंडामेंटल डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है तो आपको करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। कैसे करते मैं बताता हूं। जैसे एक्सीलरेशन, आपको एक्सीलरेशन का डायमेंशन लिखना है तो पहले एक्सीलरेशन का कोई फॉर्मूला चाहिए होगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम बचपन में पढ़ते थे, इट इज गिवन एज वेलोसिटी बाय टाइम। तो जब आपको एक्सीलरेशन का डायमेंशन लिखना है, इट वुड बी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशन lt -1 था, तो ये हुआ वेलोसिटी का डायमेंशन, और टाइम का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल T। ये T जब ऊपर जाएगा तो वो T का पावर -1 बन जाएगा। -1 ऑलरेडी ऊपर है, एक 1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल आपके पास lt -2। ये डायमेंशन किसका है? एक्सीलरेशन का। अब इसको समझेंगे कैसे? हम बोलेंगे एक्सीलरेशन हैज 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -2 डायमेंशन ऑफ टाइम। यहां पे मैं लिख देता हूं, एक्सीलरेशन हैज 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -1 डायमेंशन ऑफ टाइम। बाकी जो भी बची 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन 0 है, जैसे 0 डायमेंशंस ऑफ मास, ठीक है, 0 डायमेंशन ऑफ करंट, 0 डायमेंशन ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, 0 डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर और 0 डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जो है उन्हीं का डायमेंशन है, जो टर्म्स नहीं आए उनका डायमेंशन 0 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज गिवन एज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जब मुझे फोर्स का डायमेंशन लिखना है तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ मास, जो हो जाएगा कैपिटल M, इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, जो मैं डायरेक्टली ऊपर से यूज कर लूंगा lt -2। दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो आप सिंगल ब्रैकेट में लिख सकते हो। M कितनी बार आया है? एक बार। L आया है एक बार, T आया है -2 बार। तो हम बोलेंगे फोर्स हैज 1 डायमेंशन ऑफ मास, 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -2 डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन ऑफ वर्क हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन अभी अभी ऊपर आया है, दिस इज ml t -2, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसका डायमेंशन
डिस्टेंस या लेंथ का होगा। अब यहाँ पे L एक बारी है, यहाँ पे L एक बारी है, आप इसको कंबाइन करेंगे तो M कितनी बार है, एक बार, L कितनी बार है टोटल, दो बार, T कितनी बार है, -2 टाइम्स। ठीक, नेक्स्ट हमसे पूछा था कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। अब फिजिक्स में एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम वर्क की मदद लेते हैं और वर्क को डिफाइन करने के लिए हम एनर्जी को यूज करते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको ये याद रखना है कि फिजिक्स में अगर कभी भी हम बोल रहे हैं कि वर्क हुआ है तो सिंपली एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। पॉजिटिव वर्क मतलब हमने सिस्टम को एनर्जी दी है, नेगेटिव वर्क का मतलब कि हमने सिस्टम से एनर्जी ली है या एक्सट्रैक्ट करी है। तो कहने का मतलब कि वर्क और एनर्जी वन एंड द सेम थिंग है। तो जो डायमेंशन वर्क का होगा वही डायमेंशन एनर्जी का भी होगा। ये हो जाएगा mL2T -2, 1 dimension of mass, 2 dimension of length, -2 dimension of time. Power is defined as rate at which work is done और rate at which energy is consumed. तो पावर का डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वर्क और डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। एनर्जी का डायमेंशन जस्ट ऊपर मेरे पास है mL2T -2 डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल T। ये T ऊपर आएगा -1 हो जाएगा, -2 ऑलरेडी है, -1 एक और आ जाएगा तो आपके पास वैल्यू कितना बचेगा, M एक बार है, L 2 बार है और T -3 टाइम्स है। तो ये डायमेंशन हो जाएगा पावर का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। अब एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो एक्सिलरेशन ही है, तो उसका भी डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना था LT -1 और टाइम का डायमेंशन नीचे में हो जाएगा T। ये T जब ऊपर जाएगा तो T का पावर -1 हो जाएगा और ये LT -2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो अब हमें फॉर्मूला कोई आना चाहिए जिसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आता हो। तो अगर हम दो मासेस मान लें, एक मास यहाँ पे m1 है, दूसरा मास यहाँ पे m2 है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है तो इनके बीच में ग्रेविटी का फोर्स कैसा होगा, ग्रेविटी का फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो इस फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, G m1 m2 बाय r²। ठीक, मुझसे किसका डायमेंशन पूछा है, मुझसे G का डायमेंशन पूछा है, तो देयरफॉर मैं G को क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूले को रीअरेंज कर लो, F इंटू r² डिवाइडेड बाय m1 m2। अब G का डायमेंशन लिखने का मतलब ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ r², r डिस्टेंस है, इंटू डायमेंशन ऑफ m1 इंटू डायमेंशन ऑफ m2। अब फोर्स का डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, इट इज mL T-2। r डिस्टेंस है, दो बार यूज हो रहा है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L का पावर 2। नीचे में मास दो बार यूज हो रहा है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m का पावर 2। अब सभी को आपको कंबाइन करना है। ठीक, तो कंबाइन करने के लिए आप क्या करोगे, कंबाइन करने के लिए आप इसको बस एक साथ कर दो। m टोटल कितनी बारी यूज हुआ है, नीचे में दो बार है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ऑलरेडी +1 है, नीचे से -2 आएगा, ये वैल्यू -1 हो जाएगा। L यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे दो बार है, टोटल 3 बार है, और T यहाँ पे टोटल कितनी बार यूज हो रहा है, -2 टाइम्स। ठीक, ये हुआ G का डायमेंशन, m-1 L का पावर 3 और T -2। ठीक, नेक्स्ट हमसे पूछा था स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा। तो स्ट्रेस हो या प्रेशर हो, दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इन दोनों का ही डायमेंशन क्या हो जाएगा, ऊपर में फोर्स है तो ऊपर में आप लिखोगे फोर्स का डायमेंशन mL T-2 और नीचे में एरिया का डायमेंशन, एरिया के लिए हमें लेंथ को दो बार मेजर करना होगा। अब ये नीचे का L2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2, L ऑलरेडी एक बार है, कंबाइन कर दो, M टोटल कितनी बार आ रहा है, एक बार, L ऊपर में एक बार है, नीचे दो बार है, नीचे का दो ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 -2 ये हो जाएगा -1 और T का पावर हो जाएगा -2। करंट का डायमेंशन हमसे पूछा है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी हमसे चार्ज पूछा था। ठीक है, तो देयरफॉर मैं चार्ज को क्या लिख सकता हूं, चार्ज कैन बी रिटन एज करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का जो डायमेंशन हो जाएगा दैट वुड बी डायमेंशन ऑफ करंट, दैट इज गिवन एज ए, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल T। तो ये आप कंबाइन कर दोगे तो ये हो जाएगा A इंटू
टी। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। नेक्स्ट में हमें देखना है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का हमसे पूछा था कि डायमेंशन क्या होगा, तो हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट को रिलेट करने वाला। तो एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। इसको क्या पढ़ते हैं, इट इज रेड एज एन यू न्यू। होता क्या है, फोटोन का फ्रीक्वेंसी है। फोटोन लाइट का कैरियर पार्टिकल है, ठीक है, उस पर आप 12th फिजिक्स में पढ़ोगे उसके बारे में। एनीवेज मैं एच को क्या लिख सकता हूँ, एच कैन बी रिटन एज ई बाय न्यू। अब न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, टी का पावर -1। इसको हम यूज करेंगे। एनर्जी का डायमेंशन वर्क का ही होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा ml2 t-2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा टी का पावर -1। ये -1 ऊपर जाके इस बार क्या हो जाएगा, +1। -2 ऑलरेडी है, +1 आ जाएगा। तो आप कंबाइन करके फाइनली क्या लिख सकते हो, m एक बार आया, l आएगा 2 बार और t आएगा, -2 ऊपर है, ये जाके +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ml2 t-1। ठीक। नेक्स्ट हमसे पूछा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट मास। तो अब हमें वर्क डन का चाहिए। वर्क का क्या होता है डायमेंशन, अभी अभी ऊपर है, एनर्जी के ही बराबर होता है, ml2 t-2। और चार्ज का डायमेंशन अभी अभी जस्ट हमने पीछे देखा था, चार्जेस करंट इंटू टाइम, ये हो जाएगा a इंटू टी। अब आप इसको जब कंबाइन करोगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m टोटल कितनी बारी आया, m आया एक बार, l आया 2 बार, t -2 और नीचे का 1 जब जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, तो t हो जाएगा -3 और a ऊपर आके कितना हो जाएगा, a का पावर -1। बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन 0 है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट मास। अब वर्क डन का डायमेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ml2 t-2 डिवाइडेड बाय मास का डायमेंशन कैपिटल m। m से m कट जाएगा, या ये m ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ये 1 ये -1, m का पावर हो जाएगा 0, l का पावर हो जाएगा 2, t का पावर हो जाएगा -2। ठीक। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। V इज इक्वल टू आई आर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। R को मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई आई। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैं डायरेक्टली इसी को लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन ml2 t का पावर -3 a का पावर -1 डिवाइडेड बाय करंट। करंट का डायमेंशन, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन a। ये नीचे का +1 जो a है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो आप कंबाइन करके इसको क्या लिख सकते हो, फाइनली हम लिख सकते हैं ml2 t का पावर -3 और a का पावर, ये -1 नीचे का भी एक 1 ऊपर आके कितना हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक। एक और बचा, अच्छा अभी बचे हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स का डायमेंशन पूछा था। तो इम्पल्स को हम बेसिकली कहते हैं इट इज द इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स F विच एक्ट्स फॉर अ डेल्टा, विच एक्ट्स फॉर अ टाइम t या डेल्टा t, कुछ भी कह सकते हो। तो अगर कोई फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड F है, डेल्टा t टाइम के लिए किसी बॉडी पे एक्ट करेगा, तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, बॉडी का स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, ले दे के उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो अब इम्पल्स का जो डायमेंशन होगा, फॉर्मूला इम्पल्स J इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू F डेल्टा T। तो अब जब इम्पल्स का डायमेंशन आपको निकालना है तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम। फोर्स का डायमेंशन कितना है, ml t-2 इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम हो जाएगा कैपिटल T। -2 +1, m कितनी बार है, एक बार, l है एक बार, t है यहाँ पे -2 +1, ये हो जाएगा -1। ये डायमेंशन होगा इम्पल्स का। टॉर्क को हम कहते हैं, टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये टॉर्क का जो डायमेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स विच इज ml t-2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा l। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दिस वुड बी ml2 t-2। ध्यान देने वाली बात है कि जो डायमेंशन टॉर्क का है, दिस इज ऑल्सो द डायमेंशन फॉर एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो द डायमेंशन फॉर
वर्क, आगे टेबल दूंगा मैं जिसमें सारी क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन सेम है उनको हम एक ही जगह पे स्टडी कर लेंगे, ठीक। तो 15 डायमेंशंस हो गए, एक और बचा है हमारे पास विच इज हमसे इस गैस कांस्टेंट R का डायमेंशन पूछा था। तो हमारे पास आइडियल गैस लॉ है विच इज PV इज इक्वल टू nRT। P प्रेशर है, V इज द वॉल्यूम, T टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ मोल्स है और R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है उसको एक तरफ रखो, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। तो R को मैं क्या लिख सकता हूँ, PV बाय N इंटू T। P क्या है, P इज द प्रेशर, प्रेशर क्या था, दिस वॉज फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन ml T माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन L2। तो प्रेशर का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m L माइनस 1 T माइनस 2। तो लिख देते हैं यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन इज m L माइनस 1 T माइनस 2। वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा L क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स का डायमेंशन हम MOL यूज़ कर लेंगे और टेम्परेचर के लिए मैं थीटा यूज़ कर लूँ। अब बस इसको कंबाइन करना बचा है। तो m कितनी बार यूज़ हुआ, एक बार। L हैज़ बीन यूज्ड, यहाँ पे -1 यहाँ पे 3, टोटल कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, L2 आ जाएगा। T का पावर हो जाएगा -2, मोल नीचे से ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा मोल का पावर -1 और थीटा का भी पावर कितना हो जाएगा, -1। आप थीटा या फिर के कुछ भी लिख सकते हो। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आया हो कि डायमेंशन लिखते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके आगे बात करेंगे कि डायमेंशनल इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे, ठीक है। सो थैंक यू।